हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीत टुगेदर पे। हम लोग कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हालांकि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बुक है वो कौन सी है। तो ये देखो कि आपकी ये जो सामान्य अध्ययन होता है, पूर्वालोकन, उसकी राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक है। तो इसकी जो भी आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी ना, वो हम थ्योरी फर्स्टली कंप्लीट करेंगे। देन जो है हम लोग करेंगे इसके एमसीक्यू, क्योंकि बगैर आपने थ्योरी अगर पढ़ भी रखी है तो भी ये मस्त हो जाता है कि आप जो है एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आपको पता है एसआई की, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएसआई में 17 to 18 क्वेश्चंस आते हैं आपके पॉलिटी से, और पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो आप ध्यान रखिए, पॉलिटी will play the most important role in your selection, so you have to do it polity in very serious way and very गुड वे। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोग नोट्स के थ्रू पढ़ते रहते हैं बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इस घटना चक्र में क्या है कि एक ही बात को 10 बार वो क्वेश्चन रिपीट होगा तो आपको वो बात दिमाग में सेट हो जाएगी, जिससे कि क्वेश्चन आप आसानी से टैकल कर पाएंगे इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो नाउ लेट्स गेट्स टू स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने इसका फर्स्ट जो मैंने बनाया था एपिसोड वो नहीं देखा है फर्स्ट चैप्टर का, तो यू हैव टू गो थ्रू फर्स्टली, देन यू हैव टू यू कम बैक एंड वॉच दिस। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर के बारे में ब्रिटिश राज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये थ्योरी छोटी सी जो है वो थ्योरीज को कवर कर लेते हैं, जिससे कि यू विल फील बेटर, है ना। जो भी आपने पढ़ रखा होगा, यू योर रिवाइज ऑल थिंग्स हियर। ठीक है, नोट्स में आपको जो है यहाँ पे सब रिवाइज हो जाएगा। सो मेक श्योर कि आपका कंसंट्रेशन रहे, जिससे आप क्वेश्चन को टैकल कर पाए जब हम क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो होपफुली नाउ स्टार्ट। ब्रिटिश संसद के जो भारत शासन अधिनियम है वो 1858 का है, आपको पता है। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया, और गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया गया। तो 1858 के जो भारत शासन अधिनियम से जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वॉइसराय बना। ठीक है, जब 1858 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ तो वो लॉर्ड कैनिंग जो था वो प्रथम भारत का वॉइसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि राज्य सचिव पद का जो अन्वेषण है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से हुआ, तो किस एक्ट से हुआ, तो 1858 के एक्ट से हुआ। ये चीज हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, पद का सृजन किया गया और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। भारत भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। एंड मद्रास इस अधिनियम द्वारा आपको पता है उस समय प्रेसिडेंसी, तीन ही मुख्य प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मद्रास, मुंबई और आपकी जो है कोलकाता। ठीक है, तो
मद्रास, बम्बई की जो प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। इसने वायसराय को आपातकाल के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ है, इस देखो, के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने की अनुमति दी गई। बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व, अगर आपको सरकार से कोई बात पूछनी होती थी तो 6 दिन पूर्व नोटिस आपको देना पड़ता था। प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909, जो कि बहुत ही फेमस एक्ट मार्लियामेंटो सुधार है के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की जो कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें से सबसे पहली बार प्रथम जो अध्यक्ष उसके बने, वो बनाया गया। प्रथम प्रथम जो थे, जिनको निर्वाचित किया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने का साथ साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन इसमें प्रथम पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया गया था। वो भारत शासन अधिनियम 1919 जो था, ये भी बहुत फेमस एक्ट जो था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों को तथा यूरोपीय के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई, ठीक है, स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है, शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन भी किया जाना था, जिसका कार्य था 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई।
की गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट पे। ये पहले से पढ़ा हुआ है तो इसे हटा देते हैं। आ जाइए, प्रश्न नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर बताइए, कमेंट कर दीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये है आपका उत्तर, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। ठीक है, हम लोग इसे जो है पूरा एनालिसिस करते हुए चलेंगे। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। किस एक्ट से? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक जो व्यवस्था की गई थी वो की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। भारतीय परिषद अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का जो है ना द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की गई। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत, तो ध्यान रखिएगा। व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, किसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना, मैं आपको बता रहा हूँ, संघीय जो न्यायालय की स्थापना थी वो आपका संघीय न्यायालय की जो स्थापना थी किस अधिनियम द्वारा की गई थी वो आपको बताया जाएगा। ये देखो, इसमें से भारत परिषद अधिनियम 1861 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1909 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं, क्योंकि उसमें से कोई नहीं है। भारत में संघीय न्यायालय की जो स्थापना है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम जो 1935 वाला था उसके अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही हो जाता है हमारा। अब आ जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन पीले से सिलेक्ट करेंगे, आंसर ग्रीन से। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। भारत भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? संघीय न्यायालय की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एक था वो 1935 का था, बट स्थापना 1937 में करी गई संघीय न्यायालय की। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? आपने अभी पढ़ा होगा, आपको तुरंत याद होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 है के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया: आरक्षित रिजर्व्ड और हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट।
ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग दैट निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। फिर वही क्वेश्चन पूछ दिया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली तो 1935। इसीलिए ये प्रैक्टिस करना का मजा है कि इसमें एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं चीजें। तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं तो यू हैव टू प्रैक्टिस एज वेल, मोर देन रीडिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919। दूसरा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है केंद्र केंद्र तथा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो आपको पता है जो 1919 वाला जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम, उसमें राज्यों में द्वैध शासन लगाया गया था, और मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की जो व्यवस्था है 1919 से नहीं की गई थी, वो तो बहुत बाद में की गई थी। फिर ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, जो कि पहला और तीसरा सही है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरी डिटेल पढ़िएगा तो एक आनंद आता है। 1919 आनंद के साथ साथ आपको चीजें भी तैयार होती हैं, जब किसी भी आप बार बार पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन भी तो देखो, आईएएस में आया हुआ है 2012। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था। ठीक है, जिसका उद्देश्य था भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव थे एडविन मोंटेग्यू एवं वायसराय जो था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा गया। आरक्षित एवं व हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो ये प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीयों, ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 8। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने वाला जो एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1919 था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करते हैं तो वो एक चीज लिखी हुई है, उसमें पढ़ रखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई तो कब बनाई गई थी। 1919 के भारत शासन भारत शासन अधिनियम द्वारा 1919 में विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे इसे रोक करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, केंद्र में क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो 1919 का अभी जो एक्ट था, वो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नंबर 1 जो है, 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की
संस्तुति की गई। दूसरा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन केवल 2 हो जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन इज नॉट हेयर करेक्ट। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से 21 वर्ष अधिक की आयु महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ऐसा नहीं किया गया। ठीक है, ये आईएएस में आया हुआ है क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अविहित भारत शासक सरकार अधिनियम 1919, कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु ये सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। दूसरा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 बिल्कुल भी सही है। आप क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं? फर्स्ट है कि भारतीय सिविल सेवा के बारे में पूछा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। 1941 में। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। दोनों सही हैं और यही पूछ रहा था लास्ट में, नीचे कूट प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्यों है सही, ये दोबारा से पढ़ लेते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रारंभ जो है 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 के आईसीएस की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई। 1922 में। कब? 1922 में। पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। पहले इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ या हुए? तो 1919 का भारत शासन अधिनियम, अब आप देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी इज द राइट आंसर। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, सी। ठीक है, सी एंड ए बोथ आर करेक्ट। 1926 एंड 1935, 1945 में। तो यहाँ प्रश्नगत वर्षों में से वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा पर चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो अंतिम निर्वाचन 1945 में निर्वाचित किया गया।
भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो प्रेरित है, तो वो प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता 1935 के भारत शासन अधिनियम से आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। ऑप्शन 1935 में ये ऐसा हुआ था कि जो संघीय व्यवस्था थी वो लागू हो गई थी, केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो दिया यहीं से जाता है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान शामिल किया गया 1935। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19 क्वेश्चन नंबर 21। 21 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारतीय में संसद भी 1935 में दी थी। भारत अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था 1935। 1935 क्वेश्चन नंबर 22 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी 1935 के एक्ट से। ठीक है। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 23 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान इतना जरूरी नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि होने चाहिए। एक संघ की योजना पर विचार होना चाहिए। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों में समवाचित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है? नहीं। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? नहीं। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। तो अब यहाँ पे हमारा वो सेकंड चैप्टर है फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया चलेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। आज के लिए इतना ही, और प्लीज जो है लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसको, जिससे कि हमें और उत्साह और मिल सके, हम और भी वीडियो आपके लिए बना पाए। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।